अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुशामदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत खित्ता पोठहार के फ़र्जंद, सियासी कारकुन, पीपल्स पार्टी के साथ एक तवील अरसे से जुड़े हुए हैं। माजी में भी कई वफाकी वजारतों के इंचार्ज रहे और आजकल वो गवर्नर पंजाब हैं। मेरी मुराद सरदार सलीम हैदर साहब से है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ अगरचे बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन पहले तो जिस सूबे में आप इस वक्त गवर्नर हैं, लगता तो यह है कि वहाँ पे गवर्नेंस बड़ी अच्छी हो गई है, वहाँ पे मामलात बड़े बेहतरीन हो गए हैं, लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हुई हैं। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों हमने मीडिया में अखबारात में कुछ 70-80 सफ़े पर मुश्तमिल इश्तिहारात देखे जिसमें पंजाब हुकूमत ने अपने 1 साल के जो कारनामे गिनवाए हैं। तो बतौर गवर्नर आप वहाँ पे बैठे हैं, यकीनी तौर पे आपके नॉलेज पे भी होगा, तो चीज़ें लगता है कि काफ़ी बेहतर हो गई वहाँ पे। देखिए, ये तो एक तो आपका शुक्रिया शिराज साहब, बहुत मेहरबानी। और दूसरा ये है कि हुकूमत तो ज़रूर कहती है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं और तमाम हुकूमतें जो हैं वो यही चाहती हैं कि बेहतर काम हों, लेकिन उसका फ़ैसला तो देखें ना आवाम ने करना है। और असल फ़ैसला तो तब भी होता है जब अवाम की अदालत में सारी हुकूमतें भी और अपोजिशन भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पेश होती हैं, तो वहाँ पे जो कारकर्दगी है उसका फ़ैसला हो जाता है। और आप मीडिया बेहतर देख सकता है, ठीक है, अपना मामलात होते हैं ज़रूर, हर जगह जो है वो मेरिट पे बातें नहीं होती। मीडिया के हवाले से भी सारा मीडिया कोई कहेगा कि बड़ा अच्छा हो रहा है, कोई कहेगा नहीं अच्छा हो रहा। हम तो हुकूमत की बात कर रहे हैं सर, वो क्लेम कर रही है 70-80 सफ़े के। नहीं, देखिए, उन्होंने तो क्लेम करना है ना जी। उन्होंने 1 साल से वो गवर्नमेंट में है, तो उनका क्लेम करना तो हक बनता है, लेकिन आगे फैसला तो फिर अवाम ने करना है ना। आप वफाक के नुमाइंदे के तौर पे बैठे हैं और आप पब्लिक इंटरेस्ट के कस्टोडियन हैं। वो है कि ये भी जिम्मेदारियों में शामिल है आप कि अवामी जो एक तरह से मफादात उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। और अगर हुकूमत के दाएं बाएं हो रही है, मैं तो शिराज साहब, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए बेहतर नहीं हो रहा, ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे बोलना मेरा हक बनता है। मैं बिल्कुल बड़े अपना तकड़ा होकर बोलता रहूँ और आइंदा भी बोलता रहूँगा जहाँ पे महसूस करूँगा। लेकिन एक मेरी राय ये है कि कामों का फैसला जो है वो अवाम नहीं करना है। अभी बलदियाती इलेक्शन होंगे जो होने हैं, तवक्को है, तो उसमें पता लग जाएगा कि अच्छे काम हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अगर काम अच्छे नहीं हुए तो फिर माड़ा रिजल्ट आएगा। पिछले दिनों कुछ ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी आपने तारीफ की कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने? देखिए, मैंने उनकी तारीफ की कि ये जो अपना वो 15 लाख का दे रहे हैं घर बनाने के लिए, अच्छा, कर्जा, कि एक अच्छी चीज़ है। और ये भी हकीकत है कि किसान को कोई पूछने वाला नहीं है और किसान रुल गया है, ये हकीकत है। अगर हम कहें ना कि ट्रैक्टर दे रहे हैं, तो अगर एक यूनियन काउंसिल में एक ट्रैक्टर दे रहे हैं उससे बात नहीं बनती। बात ये बनती है किसान को उसके फसल की पूरी कीमत मिले। किसानों को उसकी कीमत देते गन्ने की, वो तो बेचारे रोते रहते हैं। अब देखें ना, सिंध में जो है वो गन्ने की प्राइस और है, पंजाब में और है, और खैबर पख्तूनख्वा में और है। लेकिन मरियम साहब कह रही हैं कि सर हमने सस्ता कर दिया आटा, यहाँ पे जो आटा है, रोटी है, बाकी मुल्क के मुकाबले में बड़ी सस्ती। देखें, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आटा सस्ता करें, लेकिन उसको सस्ता करने के लिए ये तरीका नहीं है। उसका तरीका ये है कि किसान को उसके गंदम की पूरी कीमत दें। देखें ना, अभी हमने ज़रूरी टैक्स भी लगा दिया तमाम सूबों में किसानों के, लेकिन हम किसान को रिलीफ क्या दे रहे हैं? क्या हम कोई खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं, कोई बीज पे सब्सिडी दे रहे हैं, या कोई बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं? किसी जगह नहीं दे रहे। बिलावल साहब, उस वक्त पता था कि IMF के साथ जब एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें कंडीशन थी कि आप ऐसा करेंगे, तो सर अब तो आपने एक आलमी इदारे को कमिटमेंट दी हुई है ना, इससे पीछे हटेंगे? देखिए ना, कमिटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए था ना। कमिटमेंट जो है दी हुई है, लेकिन अपने लोगों को भी देखना है ना। कमिटमेंट तो फिर इसी तरह होती है ना, जिस तरह अभी पावर प्लांट्स ये जो लगे हुए थे और IPPs, इनके हवाले से हमारी हुकूमत की साल पहले क्या राय थी, 6 महीने पहले, कि नहीं ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और इन पे बात नहीं हो सकती। और वही जब प्रेशर पड़ा तो वो बातचीत हो भी गई और चीज़ें बेहतर भी हो गई। तो लेकिन वर्ल्ड बैंक ने खत भी लिख दिया कि अगर इस तरह के आप इकदाम करेंगे, लोगों को मजबूर करेंगे बंद कमरों में,
तो फिर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली। देखें, इन्वेस्टमेंट तो ढेर अब आ रही है। अच्छा, मुल्क के हालात होते हैं उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट आती है, और कुछ भी नहीं होता। अब वो जो है वर्ल्ड बैंक के खत की वजह से लोगों को मार दे, वर्ल्ड बैंक के खत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत अगली बार फिर कर लेंगे, कोई नहीं। लेकिन पंजाब सर वज़ीर आला गोया कि तजर्बाकार तो नहीं है, पहली बार आई हैं, बट बतौर पॉलिटिकल वर्कर, एक सीनियर सियासतदान, आप समझते हैं कि बड़े एक विजन के साथ आगे बढ़ रही हैं, और जो उनके प्रोग्राम्स हैं उससे वाकई एक बड़ा तब्दीली। देखिए, बात यह है कि नई तो बिल्कुल नहीं है, पुरानी है इस हवाले से कि पंजाब पे एक अरसे से जो है उनके ख़ानदान की गवर्नमेंट है और ये उसके हिस्से हैं। अच्छा। और सारा कुछ ये जो है देखती रही। मियाँ नवाज शरीफ के एग्जाइल में जाने के बाद इन्होंने तहरीक भी चलाई, उस पर सियासत का हिस्सा रही, और मियाँ साहब की सरपरस्ती इन पे मौजूद है, उसी हवाले से काम भी कर रही हैं। और हम दुआ गो हैं कि वो हिम्मत करें, अच्छे प्रोजेक्ट करें। और इनफैक्ट एक गिला पीपल्स पार्टी को था कि पंजाब के अंदर हमें स्पेस नहीं मिल रही। एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वहाँ पे कम से कम कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपकी पेनिट्रेशन है, वहाँ पे चीज़ें आपकी अकॉर्डिंगली होंगी, तो वो गिले अब दूर हो गए हैं, अब स्पेस मिल गई। देखिए, मेरी ये राय नहीं है, किसी की अगर ये राय हुई कि हमें स्पेस नहीं दे रही है, हमें स्पेस देनी चाहिए, मांगने से स्पेस नहीं मिलती, न मिन्नत से स्पेस मिलती है, अपनी स्पेस खुद बनाना पड़ती है। अगर मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी और उस मालिक की मेहरबानी हुई, स्पेस हम खुद ले लेंगे। एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। गवर्नर साहब, इनफैक्ट जो शुरू में हुकूमत आई और कहा गया कि जी बड़ी मुश्किलात हैं, मईशत बड़ी दबाव में है, और ऑस्टेरिटी मेयर्स की बात की गई कि ये बड़ी किफ़ायत शारी, कहा गया कि जी वफाकी काबीना, गवर्नर, बाकी लोग तनख्वाहें शायद नहीं लेंगे, और काबीना के हद तक तो ऐसा किया भी गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अब ऑल ऑफ ए सडन वफाकी काबीना की साइज़ बढ़ा दी गई। फिर ये है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में 170% इजाफा। तो अभी तक आप तो कह रहे हैं कि शायद हालात कुछ ज़्यादा नहीं बदले और आवाम अभी मुश्किल में हैं, और बिजली के बिलों का भी आपने जिक्र किया कि शायद लोग नहीं सहार पाए, तो ये इक़दाम आपको लगता है कि बड़े ज़रूरी थे, करने चाहिए थे? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हालात नहीं बदले, हालात बेहतर ज़रूर हुए हैं। देखिए, आप जब पिछली गवर्नमेंट आई थी तो आप बिल्कुल खाई के किनारे पे खड़े थे, डिफ़ॉल्ट के करीब थे। इस गवर्नमेंट में भी इसी तरह था। आज उस ख़तरे से आप निकल आए और आपके इशारिये मैशत के जो है वो बेहतरी की तरफ है, लेकिन इसके बावजूद हमें किफ़ायत शारी की ज़रूरत जो है वो है और होनी चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ तो आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, काबीना की साइज़ को भी आप 51 पे लेके चले गए, लेकिन उसी दिन ये खबर छपती है कि सिर्फ एक असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर गोए के वहाँ से 200 लोगों को राहत साइजिंग गई, उनको घर भेज दिया गया, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई। तो एक तरफ तो आप इदारे कम कर रहे हैं, उनका साइज़ छोटा कर रहे हैं, लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, बट दूसरी जानिब अपने लिए बहुत कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी काबीना की ज़रूरत नहीं थी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। 51 की काबीना देखें तब बनाई जाती है कि पहले होता था, मजबूरी होती थी कि जी अदम-ए-एतमाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी, वो तो कोई इशू है नहीं। हम तो फ्री में सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, जब हम साथ खड़े हैं तो अदम-ए-एतमाद या हुकूमत गिरने का तो ख़तरा नहीं है। अब 54 बना लें, हम साथ से हट जाएं तो 51 बनाए हुए हैं, 51 और भी बना लें तो सर्वाइव तो नहीं कर सकते। आपके ख्याल में ये क्या सोच पीछे होगी प्राइम मिनिस्टर के कि लोगों को उनकी साइज़ मतलब काबीना की बढ़ा दी गई? ये अपीजमेंट की पॉलिसी है या आप तो कह रहे हैं कि ज़रूरत तो हरगिज़ ही नहीं थी इसकी? देखिए, बात ये है ना कि बात तो फिर वहीं पे आती है ना कि तनख्वाहें बढ़ाएं, काबीना का साइज़ लंबा करें, साथ आप फिर जो गरीब मुलाजमीन हैं उनकी पेंशनें ख़त्म करें, फिर उनको इदारों से निकालें, तो फिर ये तो बात नहीं ना बनती। सारा सबसे पहला हक उन गरीबों का है कि जिनको आप निकाल रहे हैं उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। अगर MNAs की तनख्वाहें ना बढ़े, उनका चूल्हा नहीं बंद होता। चले उनको मुश्किल होगी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि उनके खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन उनका चूल्हा नहीं बंद होगा। लेकिन अगर हम जिसको निकाल रहे हैं, जिसकी पेंशन बंद कर रहे हैं, तो उसका तो चूल्हा बंद हो जाएगा, वो उसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो फिर अगर ये कर रहे हैं तो फिर कम से कम उन पे तो इस तरह ज्यादती ना करें ना। ये तो एक वो जो एक दिन जियो वाला है ना, खुला तजाद, तो ये तो फिर खुला तजाद है ना। लेकिन इस खुले तजाद के ऊपर आप तो बड़ी खुल के राय का इजहार कर रहे हैं,
बट पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत पता नहीं किस मसलत का नहीं, शिकार नहीं, है। आप मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जैसे कारकुन तो बड़ी खुल के बात नहीं, पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत और पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी हमेशा से रही है। सेनेट में जब ये हुआ तो शीर रहमान साहबा ने सबसे पहले उठ के खड़े होके उसको अपोज किया। वो बोली, वो लीडर ऑफ दी हमारी जो है वो पार्लिमानी लीडर है वहाँ पे, वो वहाँ पे बोली और बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है कि मुलाजमीन को निकाला जाए या जो इदारे जो हैं वो मुनाफे में जा रहे हैं उनको प्राइवेट किया जाए। और पीपल्स पार्टी उसी जगह सपोर्ट करेगी किसी भी चीज़ को जब उन मुलाजमीन का जो मुस्तकबिल है वो सेफ होगा। तो अगर नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। और जो मजमूई तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं बिलावल साहब भी, पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन भी, तो अब सुना जा रहा है पीपल्स पार्टी को मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं और जो आपकी जानिब से कोई लॉजिकल डिमांड्स आती हैं उनको ऑनर किया जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है ना तो जब बजट बनाया गया आपसे पूछा गया IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक दीगर भी जितने अहम मामलात हैं उसके ऊपर आपकी राय को ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? देखिए अभी तक वो वहीं पे हैं। अच्छा। और हमारी मजबूरी ये है कि अगर दो पार्टियां कोई भी इकट्ठी ना होती ये गवर्नमेंट बनती नहीं है। आज अगर हमारी वजह से ये गवर्नमेंट गिर जाए तो फिर पाकिस्तान की आवाम आप सबसे पहले कहेंगे मीडिया के पीपल्स पार्टी ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। देखें आप, इंटरेस्ट रेट 23 पे था 12 पे आ गया, महंगाई जो है वो 28 पे थी, हुकूमती ज़रा के मुताबिक 4 पे आ गई। चले 4 पे नहीं होगी 10 पे, लेकिन चले नीचे तो आई। ओवरऑल जो है महंगाई कम ज़रूर हुई है, लेकिन जो हकीकी बात है तो एक वो डिफ़ॉल्ट वाला ख़तरा भी ख़त्म हो गया, बैरूनी दुनिया से लोग आना भी शुरू हो गए, इन्वेस्टमेंट आना भी शुरू हो गई। तो अब पीपल्स पार्टी यूँ नाराज़ होकर कि हमारी बात नहीं सुन रहे और वाकई नहीं सुन रहे। देखिए ना, हमें वो वाली उन्हें शायद पता है कि इनकी ये कमज़ोरी है और हमारी कमज़ोरी ये है कि हम कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहते जिसकी वजह से सिस्टम को नुकसान हो। कि जब मुल्क के लिए हमें फ़ैसला करना पड़ता है, हमारी लीडरशिप करती है, वो अपने वोटों का ख्याल नहीं करती। बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पहले वोटों का ख्याल करते हैं, बाद में मुल्क का ख्याल करते हैं और फिर सबसे प्यारे भी हो जाते हैं और सारा कुछ वो कर भी लेते हैं। और हम बेचारे जो हैं वो मुल्क को मुकद्दम रखते हैं, अपने वोटों का नुकसान देते हैं और फिर सबसे ख़राब भी हम ही हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं, कुछ आपके काबरीन भी कहते हैं कि तहरीरी मुआदे कुछ हैं इस हुकूमत में आने के, और पीपल्स पार्टी भी फैसले करने में इतनी आज़ाद नहीं है, गोया कि उनको भी किसी की तरफ देखना पड़ता है कि वो किस मूड में है। तो आप वाकई आवाम को अपनी मजबूरी समझते हैं या कुछ मजबूरियाँ और भी हैं जिनका इजहार नहीं हो सकता? देखिए हमारी मजबूरी मुल्क की है, बाकी हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इजहार जब करना होता है हम करते हैं शिराजी साहब। और अब सियासतदानों को ना अपनी नलायकियों का बोझ किसी और पे नहीं डालना चाहिए। सियासतदानों को खुद फेस करना चाहिए, या नहीं कर सकते तो फिर साइड मार दें, फिर कहें सिस्टम को चेंज करें, कोई और करें। अब सामने मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हों, सिंध में हम बैठे हों, सामने हम बैठे, गवर्नर मैं बैठा हूँ और मैं उठा के किसी और पे डाल दूँ जी फलाना मुझे ये नहीं करना देता। अगर नहीं करने देता तो मैं छोड़ दूँ ना, नहीं कर सकता, मैं क्यों चिमटा हुआ हूँ। तो बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सरदार साहब, इनफैक्ट आपकी क़यादत का एक और भी कंसर्न है जिसका बार बार इजहार हो रहा है, वो ये है कि चोलिस्तान के अंदर गोया कि अब ज़मीनें आबाद की जा रही हैं, उसको लेके नई नहरें भी बन रही हैं। अब सिंध का मुकदमा ये है कि नई नहरें बनेंगी तो जो सिंध की ज़मीनें हैं जिनको पहले ही कम पानी मिल रहा है, ये तो और ज़्यादा उनका पानी गोया कि इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो बतौर पीपल्स पार्टी के कारकुन के आपके कंसर्न्स भी ऐसे हैं, और अगर ऐसे हैं तो फिर पंजाब तो इस मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहा है? सर देखिए, पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए सिंध को खंडर तो नहीं ना कर सकते। पंजाब ज़रूर आगे बढ़े और चोलिस्तान बहुत बड़ा रकबा एक पड़ा हुआ है कि वहाँ पे अगर पानी मिल जाए और हो सके तो बहुत आबाद हो सकता है, मुल्क के लिए अच्छा हो सकता है। पंजाब तो अच्छा होगा ही होगा, मुल्क भी अच्छा होगा, लेकिन किसी और की कीमत पे तो ये नहीं हो सकता ना कि हम कहें कि बलूचिस्तान का जो थोड़ा बहुत रकबा है उसको खंडर कर दें, या सिंध के बड़े ज़बरदस्त ज़रखेज़ ज़मीनें हैं और बड़ा अच्छा उनका हिस्सा शामिल है मुल्क की इकानमी में, उनको जो है वो हम खुदा न खास्ता पानी न दे के जो है उनको बिल्कुल बंजर कर दें,
तो ये तो किसी तरह मुनासिब नहीं है ना। लेकिन इस तरीके से जो तफाज़ात हैं पीपल्स पार्टी को यही है कि अगर सिंध का पानी अब ज़रा सा भी कम हुआ तो सिंध खुदा न खास्ता जो है वो बहुत बड़े नुकसान का पेशा। और इनफैक्ट मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, आपके ख्याल में तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन पिछले दिनों 15 सियासी जमातें अपोजिशन की बैठी हैं और उनका ख्याल ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ का मसला है, आइन को मुकद्दम नहीं जाना जा रहा, जो मौजूदा हुकूमत है इसके लेजिटिमेसी के ऊपर बड़े सवालात पर उन्होंने खड़े किए हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि शायद अब इस मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने चाहिए, जो 2024 का इलेक्शन है ये बड़ा फ्रॉड इलेक्शन था। आपने पिछले दिनों भी जिक्र किया इस हवाले से, तो कुछ जानना चाहेंगे सर इस। देखें बात यह है ना शिराज साहब, ये अगर फ्रॉड इलेक्शन है तो 18 वाला साफ था, 13 वाला अच्छा था, 8 वाला भी ऐसा था, 97 वाला, 8 वाला भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ उसमें। अच्छा देखें पीपल्स हमारी लीडर शहीद हुई, जी सामने हालात क्या थे और हमें हमारी सीटें कितनी आई आपके सामने है ना। उसमें कोई नहीं, या कोई इलेक्शन मुझे बता दें 97 वाला अच्छा था, 93 वाला अच्छा 70 वाला एक दुरुस्त इलेक्शन, हाँ एक 70 छोड़ के आज तक हमारा कभी कंसेंसस इस पे हुआ ही नहीं कि कोई इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुआ। और उसके लिए भी बड़ा आसान काम है कि मैं पॉलिटिकल होके कहूँ जी नहीं फलाने ने ये कर दिया। भाई अगर बैठे हुए असम्बलियों में हम हैं, तनख्वाहें हम ले रहे हैं, लोगों को गिला हम पे है कि तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, लोगों को गिला हम पे है वज़ीर ज़्यादा बना लिए हैं, लोगों को गिला हम पे है इनके प्रोटोकॉल हैं, लोगों को गिला हम पे है कि जी ये बड़े शाना जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ज़िम्मेदार भी हम हैं ना। अगर हम पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक वो सिस्टम ही नहीं बना सके जिस इलेक्शन पे सारे मुतफिक हों, सबसे पहले बैठ के इलेक्शन का डिसाइड करें कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। पीपल्स पार्टी कब से ये पीटती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि पीपल्स पार्टी ना पहले कभी बेनिफिशरी हुई इस निज़ाम की, ना आइंदा पीपल्स पार्टी विक्टिम तो रही है, शायद बेनिफिशरी नहीं रही, लेकिन कभी नहीं इस वक्त जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने भी सवालात उठाए वो अभी तक बैठे हुए हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसी अमेंडमेंट कर दी कि जब तक नया नहीं आएगा तो पुराने चलते रहेंगे। तो ये वो टीम पुरानी बैठी है जिसको लेके आप भी कह रहे हैं कि 24 का इलेक्शन धांधली ज़दा है। सारे इलेक्शन पाकिस्तान बनने से लेके आज तक स्टेटमेंट किसी पे भी लोग मुश्किल है। देखिए करने की बात नहीं है ना, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने लगाया है? यकीनन उस वक्त की हुकूमत जो पीटीआई की, हाँ तो यही तो मसला होता है ना, यही तो इसका मतलब चलने दिया जाए। नहीं देखे ना उस वक्त जब उस हुकूमत ने जो एक आईनी तरमीम की उसमें ये डिसाइड किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हुकूमत अपोजिशन मिलकर लगाएगी, जब तक नए पे कंसेंसस नहीं होगा वो कंटिन्यू करेगा। टाइम तो हो सकता ना, टाइम देखे ना, वो तो उन्होंने ही उस टाइम की गवर्नमेंट ने वो किया। आज वो दूसरी साइड पे खड़े हो गए, बैठ के रोना शुरू कर दिया। कल जब ये गवर्नमेंट दूसरी साइड पे होगी इन्होंने रोना शुरू कर देना है। यही तो मैं कह रहा हूँ। जस्टिस जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब आपने लगाया था सर किसी जमाने में नून लीग के साथ मिलकर, बाद में जब सबको फेंटा लग रहा था तो गिला कर रहे थे। तो ये होता क्या है, ये लोग के जो आप नॉमिनेट करते हैं वो यही बात किसी और के इशारे पे क्यों चलना शुरू कर देते हैं? किसी इशारे की बात ही नहीं है ना। जब हुकूमत में होते हैं सोच और होती है, अपोजिशन में होते हैं और होती है। तो हुकूमत और अपोजिशन में एक ही सोच रखें कि हम बेनिफिशरी नहीं होंगे और जो चीज़ें होंगी वो मेरिट पे होंगी। यही मुल्क के लिए बेहतर है, यही जमहूरियत के लिए बेहतर है कि इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा। इमरान खान तो आज ना निकला चले 10 साल बाद निकल आएगा। अच्छा। और सियासतदान जेलों में पड़े रहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल 7 महीने जेल काटी है और अब वो इस मुल्क के सदर हैं। तो थोड़ा हौसला रखें उनको निकालने के लिए। सबसे पहले इलेक्शन के बारे में सोचें और हुकूमत से ये बात करें कि आए बैठें, ठीक है हम खुले दिल से बैठते हैं और आप कोई ऐसा तरीका डिसाइड करें, ऐसा सिस्टम बनाएं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। जो जीते वो हुकूमत करे, जो हारे वो अपोजिशन करे और एक दूसरे पे उंगली ना उठा सके। तो सर हुकूमत का काम है ना एंगेज करना अपोजिशन को, वो तो नहीं करेंगे ना। तो आप समझते हैं क्योंकि आपके जो सूबे के वज़ीर आला हैं वो तो अभी भी कहते हैं कि वो फितना है, देखिए तो शरपसंद लोग हैं। नहीं शरपसंद तो है ना, ढेर सारे शरपसंद हैं। उन्होंने की शरपसंदी और एक हद से आगे बढ़े ना, इसमें तो कोई राय नहीं है ना। अब जो मर्जी कहते रहे ना, जो हकीकत है वो तो हकीकत है ना। एक सारा प्लानिंग के तहत हुआ तो और गलत हुआ, पॉलिटिकल तरीके से होना चाहिए था। आज सबसे बड़ा काम करने का ये है कि वो इलेक्शन के बारे में सोचें
अभी इमरान खान को निकालते रहेंगे, कल ये आ जाएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो खैर हमेशा ही हमारे साथ होता है, फिर रोना शुरू कर देंगे जी कि खान साहब बेनिफिशरी हो गए, अगली बार नून लीग बेनिफिशरी हो गई। तो कोई ऐसा क्यों ना करें, खान साहब जीते तो वो आए, नून लीग जीते तो वो आए, पीपल्स पार्टी जीते तो वो आए, सबको ये क्लियर हो कि ठीक है ये हमारा हकीकी मैंडेट हो, एक इखलाकी जवाज भी हो, सर उठा के बैठे भी, और एक उनको सपोर्ट भी हो, वो मुल्क के लिए काम भी करें और खुदा के लिए इस मुल्क के बारे में सोचें। 90 तक 85 तक इंडिया और हम कंपटीशन में थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, अपनी हरकतों पे कंट्रोल किया, आज वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आखिरी प्रोग्राम कैसा है उसमें गुफ्तगू के सिलसिले को आगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इससे पहले कि मैं आपके उस अनाउंसमेंट की तरफ जाऊँ जिसको पिछले दिनों बड़ा डिस्कस डिबेट किया गया है कि जी आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो इंतखाबी अमल की हम बात कर रहे हैं, यास्मीन राशिद साहब भी कह रही हैं कि वो लाहौर से इलेक्शन तो वो जीती थी, तो कम अज़ कम उनकी हद तक आप उनकी हिमायत करते हैं कि जो फॉर्म 47-45 की वो बात कर इसके ऊपर कोई फैसला जल्दी आना चाहिए। देखिए बात ये ना कि अब मुझे लाहौर का क्या पता कौन जीता था, अब कागजों में जीत हार हो गई है, सीटों पे वो बैठे हुए हैं जो जीते हैं, जिस तरह भी है, ठीक है ना। मैं कहता रहूँ कि फलाना ये हो गया, फलाना हारा हुआ, फलाना जीता हुआ, लेकिन उसको मैंने साबित करना है ना। तो बात यह है कि हर दफ़ा जो हम ये रोना रोते रहे कि 18 में नून लीग के साथ ज्यादती हो गई, 24 में जी पीटीआई के साथ हो गई, उससे पहले फलाने के साथ हो गई, सही, तो क्यों ना इसका प्रॉपर हल करें। देखे ना, गलती तो इन्हीं की है ना, ठीक हो गया। जब 18 में उन्होंने आना था वो नून लीग के बैठने के साथ तैयार नहीं थे, ये आ गए, ये उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो और ऐसे बिठाता कौन है, कौन ले आता है, कौन ले जाता है, कोई ले आता नहीं है, इन्होंने खुद बैठना है, खुद बैठे। ये जो कौन रोकता है, ये म्यूजिकल चेयर जो जिसके ऊपर लोगों को बिठाया जाता है, एक पार्टी को ले आना दूसरी को ले जाना, ये कौन करता है? सिराज साहब देखे ना, अपनी अपनी हिम्मत होती है, हमें ये पता है पहले प्री पोल रेगिंग होती थी, पोलिंग वाले दिन की रेगिंग, जो तकड़ा उम्मीदवार होता है, जो वोटिंग कुछ जो तकड़ा उम्मीदवार होता है वो वहां पे हिम्मत करके कर लेता है, हमेशा से हो रहा है, और हमेशा से धांधली का नए नए तरीके जो है वो निकल रहे हैं, और ये नलायकी फिर भी सियासतदानों की है। मैं अपने उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ कि नलायकी हमारी है। लेकिन ये जो आपने बिलावल साहब से मुज़ाहरे की प्रेडिक्शन है, आपकी ख्वाहिश है, ये कोई आपको लग रहा है कि माहौल बन रहा है? हमारा ये, इसके अलावा कोई और बात नहीं कि हमने अपने कैद को, बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है, उसके लिए जदोजहद करनी है, अपनी आंखों से देखना है। मैंने वहाँ पे कहा था कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साल 2 साल 4 साल में इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मीडिया ने ज्यादातर ने साल 2 साल चलाया, अगला 4 साल नहीं चलाया। जियो पे वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे पूरी मेरी स्पीच थोड़ी सी उन्होंने चलाई, आप खुद निकाल के देख लें। मैंने कहा साल 2 साल 4 साल में बन जाएंगे, बनना उन्होंने है अल्लाह के हुक्म से। हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल कभी भी गैर आईनी तरीके से पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तारीख में कभी आई नहीं। आइंदा भी बिलावल भुट्टो किसी गैर आईनी तरीके से इस मुल्क के वज़ीर आज़म न बनेंगे, न वोट की ताकत से आएंगे, अवाम की ताकत से आएंगे, सर उठा के आएंगे, और इंशाअल्लाह हम इतनी मेहनत, इतनी हिम्मत करेंगे कि बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, कुछ प्रोग्राम का क्योंकि आखिरी से तो मैं चाहूँगा कि 26वीं तरमीम का सेहरा भी आपकी क़यादत के सर जाता है, तो उसके बाद आप बतौर गवर्नर मुतमईन हैं कि अदलिया आज़ाद हो गई और वहाँ से लोगों को इंसाफ फौरी मिल रहा है? आप देखें, 26वीं आइनी तरमीम का बिल्कुल क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है, मैं उसको ऑन करता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो, उसमें पूरा जोर जो है पीपल्स पार्टी का लगा। जब सारे फेल हो गए, बिलावल भुट्टो साहब सामने आए और 26वीं आइनी तरमीम हुई। ये एक लंबी डिबेट है, इंसाफ मैंने नहीं देना, ना आपने देना है, इंसाफ उन्होंने देना है जो सीटों पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कल अल्लाह के रसूल को जवाब भी देना है कि उस सीट पे बैठे हुए आपका हक मुझे देंगे, मुझे आपका देंगे, या किसी जगह अपोजिशन कहते हैं कि अदलिया को पैकअप कर दिया गया। सर, पैकअप कर दिया गया। देखिए सर, अदलिया ने आगे जो इस मुल्क की बर्बादी की है वो भी तो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है ना। और एक अदलिया के उस एक फैसले की वजह से हमारा पूरी दुनिया में जो नुकसान हुआ और कितना टाइम ज़ाया हुआ। अभी 2027 में या 28 में आपको $2 बिलियन उससे आना शुरू होंगे रेको डेट से, और 35-36 तक आपको 25
बिलियन डॉलर जो है वो आएंगे। जब आप सोचे 25 बिलियन डॉलर आना शुरू हो जाएंगे तो मुल्क कहाँ पे चला जाएगा। और उसको बर्बाद किसने किया? अदलिया के एक फैसले ने, जाती पसंद नापसंद में। उसके अलावा जो लोग मेड इन पाकिस्तान है, जो अमेरिका से अपना सरमाया उठा के यहाँ लाए, इसी अदलिया ने जाके उनको बेइज्जत करके पूरा एक तोड़ फोड़ कर दी। लेकिन सर कुछ दुनिया के इदारे भी हम पे सवाल उठा रहे हैं। फ्रीडम हाउस है वाशिंगटन का, जो दुनिया में डेमोक्रेसी, शख्सी आज़ादियों से मुतल्लिक़ एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है, वो पाकिस्तान को पार्शली फ्री कंट्री डिक्लेयर करता है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है, एक बहुत बड़ा जरीदा है, उसने भी लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जमहूरियत है वो बदतरीन शक्ल में, 10 जो बदतरीन जमहूरियत से मुतल्लिक मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान का 6ठा नंबर डिक्लेयर किया गया है। और कहा यह गया कि यहाँ पे आए वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ आमरीत फ़रोग पा रही है। सर ये सिर्फ सियासतदानों को आप इसका गिला करेंगे? इसका तो यहाँ ये बात सुने, राय अपनी अपनी होती है ना। अब अभी ताज़ा जो काम है वो तो 26वीं तरमीम है, जिस पे मैंने आपसे बातचीत की, अपनी राय मैंने आपको दी। दूसरा पीका है, ठीक है। अभी ये ज़्यादा बर्निंग इशू है, इन्हीं को लेके आप आगे चलें, सारे इन्हीं को लेके आगे चलें। देखिए उस पर राय डिबेट हो सकती है, लेकिन अब सोशल मीडिया को किसी ना किसी तरीके से उनको भी डिसिप्लिन में लाना तो जरूरी है। यकीनन लाना चाहिए इसमें। तो देखिए ना, सोशल मीडिया पे कोई पता नहीं होता, आपके बारे में ये कोई कह देना कि जी शिराजी साहब गए थे अपना यूके और वहाँ पे इन्होंने इंडिया के फलां मिनिस्टर है उससे मुलाकात की और पाकिस्तान के फलाने राज उन्हें दे के वापस आ गए। शिराज साहब सिर ते कुरान चाह के फिरने रवन, फिर वो सोशल मीडिया रोक नहीं सकने, वो पूरा आपके पीछे लग जाए तो बड़े मुश्किल दुश्मन है। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, बड़े लोगों के करैक्टर पे ऐसी ऐसी बातें जो हुई नहीं। तो ये सारा एक डिबेटेबल है। और जिस तरह शुतर बेमुहार, वो भी मैं जाती राय में वो ठीक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम करें ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कम, आपका 5% चांसेस होते हैं कोई फेक न्यूज़ या किसी पे आ जाए। आपका तरीकाकार ठीक है, बड़े देखभाल की उसमें नहीं, लेकिन सोशल मीडिया तो रेगुलेशन नहीं है, पूरा माशरा हमारा बर्बाद हो यकीनन। बट ये तो आलमी इदारों के कंसर्न है, जिस हवाले से मैंने आपसे सवाल किया ना। आलमी इदारों के जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। इंसानी हकूक की सूरत हाल आपके ख्याल में दुरुस्त है? नहीं, देखिए ना, उनको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन उन स्पेस पॉलिटिकल लोगों को मिल पा रही है, उनकी वजह से हम अपने मुल्क को बर्बाद तो नहीं कर यकीनन। लेकिन सर जब सैटरडे मुकम्मल होगा, जब इस तरह रात के अंधेरे में बाज़ औक़ात लोगों को ले आया जाएगा और फिर तरमीम की जाएंगे, तो सवाल तो उठेगा। नहीं, रात के अंधेरे की बात नहीं है यहाँ पे। अपना इसके लिए आपको और मुझे बड़ा टाइम चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए। ये बातें जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पीछे से चल के आना पड़ेगा। और किसी निचोड़ पे हम पहुंचेंगे। और जो है ना, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। लेकिन अब अगर मैंने कोई ऐसा किया जिसकी अब सिर्फ इस वजह से कि मैं गवर्नर हूँ उसकी मुझे सजा न मिले, तो ये ज़्यादती है, ये नहीं हो सकता। और आपके ख्याल में मिलनी चाहिए। और अगर आपके ख्याल में अगर सिविलियन के मामलात ज़रूरत है तो फौजी अदालतों में चलने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए वो अभी एक अदालत में उसका फैसला नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन उसमें भी अब सिविलियन, जैसे 9 मई का वाक़ा है और कमांडर हाउस पे हमला हुआ, दीगर दिफाई तंसीबात पे हमले हुए, GHQ पे हमला हुआ जी, तो वो तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं कोई PTI के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ना बहसीयत पाकिस्तानी, मुझे शिराज साहब कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो है वो एक बना बनाया मंसूबा नहीं था। ये बिल्कुल PTI ने पूरा प्लान करके ये किया है। मैं गारंटी से कहता हूँ, PTI की लीडरशिप को पता है, उनकी टेलीफोन कॉल आपने सुनी सब ने कि अब करना है, अब ये इनकलाब है कि हमने अपनी फ़ौज को रगड़ना है और फ़ौज को कमज़ोर करना है और कर्नल कज़ाफ़ी की तरह ऊपर आके बैठना है, फ़ौज को फारिग करना है और सद्दाम हुसैन की तरह इमरान खान को बैठाना है। उसमें ना वो गिला मैं नहीं मानता, सच्ची बात है। और गिले मानूंगा कहीं पे अगर ज़्यादती हो रही है, मैं आपकी राय से इत्फाक करूँगा, लेकिन 9 मई के हवाले से और ये जो था 26 वाला जुलूस था, इसके हवाले से मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल उस जगह पे खड़ा हूँ कि ज़्यादती PTI की है और जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। वो डी चौक में पहुंच गए थे ना, 26 को भी 26 ही थी ना, तो वो रात यहाँ रुक जाते ना शिराजी साहब, मुझे ये गारंटी थी
एज ए पॉलिटिकल वर्कर। सुबह उन्होंने बिल्कुल इस पार्लियामेंट में भी होना था, इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी होना था, इस पीटीवी में भी होना था, इस प्रेसिडेंट हाउस में भी होना था, और तमाम सरकारी तंसीबात पे उन्होंने कब्जा करना था। मैं गारंटी से कहता हूँ वो डी चौक में उन्होंने नहीं रुकना था। बहुत शुक्रिया। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। मेरी कोई बात है ना, उसको तब आप माने जब मेरा अमल उसकी गवाही दे। सही। उनका अमल इस चीज का गवाह है कि उन्होंने कभी भी जो है ना पुरअमन एहतजाज नहीं किया। बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर, गवर्नर पंजाब, की आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।